जैसे कि हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से हम बहुत से पदार्थों को पाते हैं और देखते हैं कि ये पदार्थ जो है वो रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं है। ये 2 या 3 पदार्थों का मिश्रण है या अवयवों का मिश्रण है। इसमें इनके घटक को पृथक करने के जो इंग्रेडिएंट हैं, जो उनके जो जिससे मिलकर ये बने हैं, उनको अलग करने के लिए कि हम नए नए तौर तरीके अपनाते हैं, विधियां अपनाते हैं। और जब अब इसको अलग, इन घटकों को अलग करने से हम इनके गुण के बारे में जान पाते हैं, इनके बारे में समझ पाते हैं और इसके चलते हम इनको आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब सवाल उठता है, ये है कि जैसे कि विस्मांगी मिश्रण के लिए हम बात करते हैं कि विस्मांगी मिश्रण से हम पदार्थों को छन्नी से छान कर अलग कर पाते हैं, या फिर हम उनको हाथ से चुनकर, जैसे चावल से कंकड़ को निकालना, हाथ से चुनकर हम निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिश्रण ऐसे भी होते हैं जिनको इस तरीके से निकाल पाना आसान नहीं होता, उसमें कुछ और तकनीकी तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हीं तकनीकी तरीकों से हम आगे बढ़ते हुए हम ये बात करेंगे कि जैसे कि हम बात करें रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं। नीले अथवा काले रंग की स्याही होती है, उस काले मतलब उस स्याही के नीले और काले रंग के होने के पीछे की कारण क्या है, उस डाई का, उस एलिमेंट, उस घटक का, जिसके कारण वो नीला या काला, हमको उसको पृथक करना है। अब इसको पृथक करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। अब क्या है कि इतना आसान है नहीं इसको इस तरह से आसानी से पृथक कर पाना, छान कर या चुन कर, लेकिन इसे पृथक करने के लिए हम इसको वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं, पृथक करते हैं। वाष्पीकरण में क्या करते हैं कि हम एक बीकर लेंगे, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, एक बीकर है, बीकर में आधा जल भरा हुआ है और इस बीकर जल भरा हुआ है और बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास है। उस वॉच ग्लास पर उस स्याही की बूंदें गिरा दी गई। अब जैसे ही बीकर को गर्म करेंगे तो ये पानी गर्म होगा। इस वॉच ग्लास पे रखे स्याही को हम सीधे गर्म नहीं करते, हम जल को गर्म करके माध्यम से फिर हम उसको गर्म करते हैं और ये वाष्पीकृत होकर ऊपर उठने लगता है स्याही। अब हम जब इसको गर्म करेंगे तो यह वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा इस वॉच ग्लास, और जब तक वाष्पीकरण होगा तब तक हम उसको गर्म करते रहेंगे इस बीकर को, और जब ये रुक जाएगा तब यहाँ पे गर्म करना बीकर को हम बंद कर देंगे, वाष्पीकरण जैसे ही रुकेगा। तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि इस वॉच ग्लास पे कौन सा पदार्थ रह जाता है। एक सवाल उठता है कि अब जब ये वाष्पीकरण खत्म हो गया, बंद हो गया, तब इस बचा क्या है इस वॉच ग्लास पे। तो इस वॉच ग्लास पे देखेंगे जल, पानी बचा रहता है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। जल में रंग का काले स्याही काले रंग का मिश्रण है और नीली स्याही नीले रंग का मिश्रण। तो इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के माध्यम से अलग करते हैं। विलायक से विलेय को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। और यहाँ पे आप देख ये पा रहे हैं कि जो वॉच ग्लास पे जो वाष्प पर उठ रहा है ये नीले रंग का है, मतलब नीली स्याही रखी हुई तो नीले रंग का ये वाष्प कलर का उड़ रहा है। बाद में इस वॉच ग्लास पे हम जो पदार्थ पाते हैं, जो मतलब जो बचा हुआ पदार्थ जो पाते हैं वो जल। तो हम इस तरह से हम एक कंक्लूजन निकलता है, एक हमारी समझ बनती है कि स्याही जल, पानी और रंग का मिश्रण है। रंग इसमें विलेय है, विलेय को मैंने वाष्पीकरण माध्यम से अलग किया विलायक जल से। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते, दूध से क्रीम को कैसे, जैसे कि हमने अभी बात किया कि दूध जो है वो कोलाइड विलयन है, एक मिश्रण है जिसमें कि पानी है, वसा है, प्रोटीन है। तो जो पानी और वसा है, दूध में जो वसा है, क्रीम है, वसा के रूप, क्रीम के रूप में वसा, तो उस क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। जैसे आप मार्केट में देखते होंगे कई तरह के दूध मिलते हैं, टोन्ड, डबल टोन्ड, क्रीम, फुल क्रीम, तीन तरह के दूधों को पैकेट में भर के बेचा जाता है। और अब ये क्या है कि इस सभी दूधों में वसा की, फैट की मात्रा अलग अलग होती है। मतलब कि
अलग अलग मात्रा में ये इन दूधों में होते हैं। डबल टोन में क्या होता है कि ज्यादा फैट को पूरी तरह से बाहर, टोन और उससे नीचे टोन में उससे कम, डबल टोन से कम फैट को निकाला जाता है। फिर फुल क्रीम से ज्यादा फैट नहीं निकाला जाता, फैट उसमें ज्यादा वसा होता है उस दूध में, तो इस तरह से करके उसमें से फैट को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस फैट को, वसा को दूध से पृथक करने की तकनीक क्या है, कैसे पृथक करते हैं? तो इस क्रीम को दूध से अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीय यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अपकेंद्रीय यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का सिद्धांत यह है कि हम इसे तेजी से घुमाया जाता है, जिस पदार्थ या विलयन में है उसमें तेजी से इसे घुमाया जाता है, और उसमें भारी जो कण होते हैं वो जाके नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं और भारी कण नीचे की तरफ आ जाते हैं, और इससे हम उनको अलग अलग पृथक कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं हम दूध से क्रीम को भी। जैसे कि घरों में आप देखते हो मथनी से आप उस क्रीम को बाहर निकालते हो, उस दूध से क्रीम को निकालते हैं, या फिर मिक्सचर, या फिर आपकी जो घरों में जो वॉशिंग मशीन लगी है, वॉशिंग मशीन, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है, केंद्रीय यंत्र है। उस यंत्र से हम उस कपड़े से पानी को सोख करते हैं, पानी को निथारते हैं, निकालते हैं। तो अब केंद्रित यंत्र का इस्तेमाल हम कपड़े सुखाने में भी करते हैं। तो ये तकनीक का इस्तेमाल, और इस तकनीक का इस्तेमाल वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल वहां होता है कभी कभी, जैसे कि द्रव में मौजूद जो ठोस कण होते हैं इतने छोटे होते हैं, उनको छान कर हम अलग नहीं कर सकते। तो इन कणों को पृथक करने के लिए हम छानन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके कारण हम ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक करते हैं या अलग करते हैं। और आपको इसको और देखना है मशीन को, अपकेंद्रीय मशीन को, तो आप जाके डेयरी आपके सौ होगा जहाँ पे दूध एक साथ जाके वहां पे रखा जाता है दूध, और फिर वहां से उसको फैट निकाल के दूध को अलग अलग पैकिंग में अलग अलग पैकिंग की जाती है उसकी, जैसे डबल टोन्ड। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? नमक और कपूर के मिश्रण को यहाँ पे अलग करना है। जैसे एक शब्द है ऊर्ध्वपातन, मतलब जब किसी पदार्थ को जब आप गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि जब आप कपूर को गर्म करते हो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है। तो हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे मिश्रण में दो पदार्थों में से एक ऐसा पदार्थ हो जो ऊर्ध्वपातित होने योग्य हो, और दूसरा पदार्थ ऊर्ध्वपातित न होने योग्य हो। तो ऐसे दोनों पदार्थों को हम पृथक कर पाते हैं, मिश्रण से अलग कर पाते हैं। और ऊर्ध्वपातन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और ऐसे कई पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं, जो कि ठोस पदार्थों के रूप में इसके उदाहरण हैं, जैसे कि नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, एथ्रासीन। ये सभी पदार्थ अगर किसी मिश्रण में है, अगर वो दूसरा पदार्थ जो कि वो ऊर्ध्वपातित होने हो सकने योग्य नहीं है, मतलब कि उसकी अवस्था में बदलाव नहीं आता उसको गर्म करने पर, तो उससे हम अलग कर पाते हैं इस ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से। जैसे कि यहाँ पे चीनी मिट्टी के प्याले पर एक मिश्रण है जो कि कपूर और नमक का, उसको हम जब गर्म करते हैं, और ये जो कीप है उसको उल्टा करके रखा हुआ है इस प्याले पर, तो जब हम कपूर नमक को गर्म करते हैं तो जो कपूर है वो ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला जो पदार्थ है, जब उसको गर्म करेंगे वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जाएगा, तो कपूर को वाष्प ऊपर की तरफ उठेगी, और ये वाष्प जैसे इस कीप पर के सरफेस पर पहुंचेगी तो ये ठोसीकृत हो जाएगी, मतलब कि
सॉलिड रूप में आ जाएगा, सॉलिड अवस्था में आ जाएगी या ठोस अवस्था में आकर इससे कीप के सरफेस पर चिपक जाएगी। और अब ये देख रहे हो उस कीप के ऊपर रुई का प्लग रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें से जो कपूर का वाष्प है वो बाहर ना निकल पाए, इस नाते हम रुई का प्लग पर इस कीप के दूसरे सिरे पर, उस पतले वाले सिरे पर एक रुई का प्लग रखा हुआ है। तो मतलब एक प्रक्रिया फिर हम दोहराएं कि जब हम इस कपूर और नमक को जब फिर गर्म करते हैं तो कपूर जो है वो गर्म होकर और ठोस से गैस में हो जाता है, गैस में होकर वाष्पीकृत होता है। जब वाष्पीकृत होकर ऊपर की तरफ जाता है तो इस कीप जो उल्टा कीप रखा हुआ है उसके सरफेस पे जाकर ठोसीकृत होकर या सॉलिड की अवस्था में जाकर ठोस अवस्था में होकर इस पे चिपक जाता है और हम इस तरह से ठोस इस कपूर और नमक के मिश्रण को अलग कर पाते हैं। उर्ध्वपातित होने वाले ठोस जो पदार्थ हैं इसमें जो कपूर के अलावा उसमें अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एथ्रासीन इत्यादि है। अर्थात ऐसे पदार्थ अगर पदार्थों का मिश्रण किसी मिश्रण में है जो जैसे कि ये उर्ध्वपातित होने वाले योग्य पदार्थ हैं और दूसरा पदार्थ अगर उत्पादित होने वाला वो योग्य पदार्थ नहीं है तो इस तरह के पदार्थों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं? दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग कैसे कर सकते हैं? जैसे दो घुलनशील द्रव में हम लेते हैं एसीटोन और जल, एसीटोन और जल को लेंगे तो एसीटोन और जल के विलयन को में से एसीटोन और जल को कैसे पृथक करेंगे, इसके लिए हम आश्वन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक आश्वन फ्लास्क लेते हैं। इस आश्वन फ्लास्क में हम इस जल और एसीटोन के विलयन को लेकर इसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है कि और इसमें इस फ्लास्क में एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं। तो थर्मामीटर से इस फ्लास्क के टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहेंगे उसके, और फिर जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें एसीटोन है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर उठेगा और इस पाइप इससे होते हुए परख नली सी तरह इससे होते हुए यह इस बीकर में जाके गिरेगा। उसमें क्या है कि ये संगणक से होते हुए जाएगा। संगणक में क्या होता है कि ये जो वाष्पीकृत जो गैस है, जो एसीटोन है, वाष्पीकृत एसीटोन है, वो ठंडा होकर द्रव की बूंदों के रूप में बदलकर इस बीकर में जाके गिर जाएगा। संगणक क्या करता है? संगणक उस वाष्पीकृत एसीटोन को संघनित करता है। संगणक का काम क्या है? ये संगणक कैसे वर्क करेगा? इसमें क्या है कि जैसे ये जो पाइप से माध्यम से जो देख रहे हैं वाष्पीकृत एसीटोन इसमें से जा रहा है, इसमें क्या इसके चारों तरफ ठंडा पानी है। ठंडा पानी इससे जो वाष्पीकृत एसीटोन को ठंडा कर देता है, संघनित कर देता है, तो उसके द्रव के बूंद के रूप में बदल देता है, जिससे ये बूंद के रूप में जाकर इसमें इस बीकर में या इस फ्लास्क में जाकर गिरती है एसीटोन, और इस जल से एसीटोन अलग हो जाती है। अब ये क्या है कि ये विधि वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर जो दोनों द्रव, जहां पे जो मिश्रण में विलयन में जो दोनों घुलनशील द्रव हैं उन दोनों के बीच उन दोनों द्रवों के क्वथनांकों के बीच काफी अंतर हो, बॉइलिंग टेम्परेचर के बीच क्वथनांक बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब एक तापमान जिस पर कोई पदार्थ, कोई द्रव लिक्विड से मतलब गैस में तब्दील होने लगता है, बदलने लगता है उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद। जैसे इस एसीटोन और जल को जो लिया गया है, एसीटोन का यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक कम है, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहले पहुंचकर ही वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएगा, जल से हट जाएगा, जैसे पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि जल का बॉइलिंग टेम्परेचर एसीटोन की तुलना में अधिक है। तो ये कुछ देर बाद गर्म होकर वाष्पीकृत होगा, इसके पहले ही एसीटोन वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएगा। इसको फिर संग्रहित करके इसमें अलग कर लेंगे संगणक के माध्यम के द्वारा। अब दूसरी एक विधि है प्रभाजी आश्वन। अब तो हम इसको, ये आश्वन विधि थी, अब ये प्रभाजी आश्वन विधि का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? अब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है,
यहाँ पे क्वथनांक का अंतर काफी था, लेकिन अब यहाँ पे प्रभाजी आसवन में उन द्रवों के मिश्रण को अलग करते हैं, उन द्रवों को अलग करते हैं, उन घुलनशील द्रवों के मिश्रण में से उनको अलग अलग करते हैं जिनकी क्वथनांक के बीच का जो अंतर है वह 25 केल्विन से कम हो। तो वहां पे हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए, वायु में भिन्न भिन्न गैसें होती हैं, उनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। या फिर पेट्रोलियम उत्पादों से अन्य उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पादों में से उपस्थित अन्य उत्पादों को पृथक करने के लिए हम इस प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि और आसवन विधि में जो प्रक्रिया है उसमें खाली एक थोड़ा सा अंतर यह है कि आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच, प्रभाजी आसवन विधि में आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ होता है, जो कि ये प्रभाजी स्तंभ होता है का प्रयोग करते हैं। ये स्तंभ का काम क्या है? प्रभाजी स्तंभ एक नली है जो कि शीशे की गुटकों से भरी है, शीशे की गुटके हैं इससे भरी हुई नली, और ये नली वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए एक सतह प्रदान करती है, ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करती है। और इस विधि का इस्तेमाल उन घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांकों के बीच का जो अंतर है, जिनके क्वथनांक का अंतर है 25 केल्विन से कम हो। अन्यथा अगर ज्यादा अंतर है उनके क्वथनांक के बीच, तो वहां पे हम प्रभाजी आसवन विधि का ना इस्तेमाल करके आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रक्रिया हम दो घुलनशील द्रव के लिए बात